हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है संदीप भाई चले एक स्पेशल राजधानी में पटना से नई दिल्ली की ओर। यानी कि बिहार की राजधानी पटना से वफाकी दारुल हुकूमत दिल्ली की तरफ एक स्पेशल राजधानी पे संदीप भाई ये सफ़र करने जा रहे हैं। तो देखते हैं संदीप भाई का ये सफ़र कितना ज़्यादा शानदार है। इस सफ़र में उनके साथ कौन कौन है, क्योंकि ज़्यादातर हमें सत्या भाई संदीप भाई एक पूरी टीम के साथ नज़र आते हैं। और सबसे बढ़ के जो इन्होंने हाईलाइट किया है टाइटल में कि ये एक स्पेशल राजधानी है, तो देखते हैं कि बिहार से आने वाली राजधानी दिल्ली की ओर आती हुई कितनी ज़्यादा शानदार लगती है और किन किन सहूलियात के साथ लेस होती है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम यार कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की यात्रा होने वाली है एक स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में। जी हाँ, पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में, जिसमें मैंने टिकट यही सोच के किया था कि राजधानी है तो प्रायोरिटी मिलेगी, सुविधा मिलेगा, मज़ा आएगा। पर ये ट्रेन मेरी सोच से बहुत 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 अलग निकली और एक वक्त पे सच में ऐसा लगा कि राजधानी के किराए में कहीं नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन में तो नहीं बैठ गया। चलिए चलते हैं पटना और वहाँ से इस स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में आपको घुमाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं ज्ञानकोश। फिलहाल मैं हूँ पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से ना एक बहुत ही स्पेशल ट्रेन जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ। हाँ, वो स्पेशल ट्रेन ज़रूर से है, पर वो एक राजधानी एक्सप्रेस है। अभी अपने पटना तेजस राजधानी जो है वो तो देखी होगी, लेकिन उसके अलावा भी एक और स्पेशल राजधानी जो है वो यहाँ चल रही है और मैं आज उसी को कवर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये पटना जंक्शन, जिसको 1861 में पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया था, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। और ये है प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर यार, तो सीएमएसटी से भी पुराना है। हनुमान जी के मंदिर की एक स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको ना हनुमान जी के दो विग्रह जो है वो देखने को मिलेंगे, एक मनोकामना पूर्ण और एक दुख हरण हनुमान जी। तो ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको हनुमान जी के दो विग्रह जो है वो देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे विग्रह क्या, अभिमन्यु सर जो वो मिलके और उनके बेटे, मतलब ये लोग भी व्लॉग देखते हैं, अच्छा लगता है। और आप ही लोग व्लॉग देखते हो और ऐसे मिलते हो, अप्रिशिएट करते हो, काफ़ी अच्छा लगता है हमें। थैंक यू सो मच। आपको बोला नहीं, इन्हीं के दम से बाहर हैं। कौन सी क्लास में हो आप? क्लास सेकेंड में हो? चलो, आपको ऑल द बेस्ट, अच्छा करो। अच्छा, थर्ड में चल जाओगे, ठीक है, चलो, थैंक यू। और ये क्या, WAG9 एक गुड्स लोकोमोटिव, मतलब गई भैंस पानी में। आज 100 से ऊपर की रफ्तार नहीं देखने को मिलेगा शायद। और ये अपना कोच AC फर्स्ट कम AC 2 टायर, लेकिन आज मैं इसमें फर्स्ट क्लास वाले केबिन में जो है उसमें ट्रैवल करने वाला हूँ, तो ये अच्छी बात होगी मेरे लिए। अच्छा, बात करो अपने ट्रेन की ना, तो ये है 02249 पटना नई दिल्ली राजधानी स्पेशल ट्रेन। और बिल्कुल राजधानी स्पेशल है तो फैसिलिटीज़ जो है वो अंदर मिलने वाली है आपको, मतलब जैसी राजधानी मिलती है बिल्कुल वैसे ही मिलने वाली है। बाकी इस ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम था वो था सुबह के 9 बजे, पर ट्रेन 4 घंटे रीशेड्यूल हुई है क्योंकि जो उधर से आने वाली ट्रेन थी ना, उधर से आने वाली जो राजधानी थी वो यहाँ पे लेट पहुँची है, जिस कारण से इसको भी लेट खोला जा रहा है। और बाकी इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव है वो है एक गुड्स ओनली लोकोमोटिव, यानी कि WAG9 लोकोमोटिव। अब देखते हैं कि रफ्तार पर चलती है या फिर इसकी स्पीड जो है वो 110 या इसी के आसपास रहती है बस। चलिए, तय वक्त पे तो नहीं, पर 4 घंटे की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है इस राजधानी एक्सप्रेस का, और चलते चलते ही चेन पुलिंग हो गई। चेन पुलिंग, अच्छा, जो रोक लेते हैं। कुछ देख ले, ट्रेन जो है वो रुक गई थी, लेकिन वापस हम निकल चुके हैं। और लोगों ने बोला दरवाजे जो बंद रखना क्योंकि दिक्कत हो जाती है को यहाँ पे। चलिए, दिक्कत कहीं छीना छपटी की तो नहीं? बाकी कुछ भी अगर मेजर स्टेशन स्किप होगा ना या फिर कुछ मेजर क्रॉसिंग होगी तो मैं दरवाजे जो है वो खोल करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे अगर कहीं रिस्की है तो फिर दरवाजे बंद ही रहने वाले हैं। ये रेलवेज़ को हो क्या गया है, मतलब सभी ट्रेनों को WAG9 जो है वो दे रहे हैं, ये है क्या सीन? मतलब किस्मत जाग गई, ज़्यादा मात्रा में इनका उत्पादन हो गया क्या? 1500 है संदीप भाई। अब ये कौन, लेकिन अब लगता है 1500 से भी ज़्यादा है। पुणे दानापुर, इसको भी WAG9 जो है वो दिया गया है। अब फ्रीट के लिए वैग 12 जो आ गया है। अभी हम स्किप कर रहे हैं दानापुर रेलवे स्टेशन, जो कि पटना के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, और बहुत ही जल्दी हम सोन नदी को क्रॉस करने वाले हैं। आज फिर वैग 9 का इम्तिहान है, वो कहाँ तक जाती है स्पीड को लेके। गेट पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि सोन नदी जो है वो क्रॉस होने वाली है अभी, और जैसे ही हम सोन नदी को पार करेंगे ना, तुरंत उसके बाद जो आरा शहर है वो आ जाता है, तो उसका भी अराइवल जो है वो लगे हाथ आपको दिखा दूंगा।
नहीं यार, रफ्तार इतनी भी माड़ी नहीं है। संदीप भाई ने तो वैगनाइन को देख के थोड़े से निर्धारित तो हो गए, ये थोड़े से परेशान हो गए। बिहार का दरिया सोन नदी, वरना तो वैप 7 लगा होना था या वैप 4 लगा होना था, फिर तो पक्की 130 थी। बाकी बिहार से आने वाली ट्रेन है, देखते हैं दिल्ली तक क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिल्कुल नॉर्मल सब फर्स्ट क्लास है और ये HA1 कोच है, यानी कि हाफ कोच जो है वो फर्स्ट क्लास का है और हाफ कोच जो है वो सेकेंड AC का है। बाकी ये है मेरा केबिन, जिसमें 4 लोग जो है वो बैठ सकते हैं। एक भाई जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी कुछ ऐसा है अपना, ठीक है, साफ़ सुथरा है, अच्छा है। बाकी अगर बात करें टॉयलेट्स की, तो टॉयलेट्स की हालत थोड़ी सी ख़राब है, देखते हैं वो साफ़ सुथरा कब होता है। और सोन नदी को पार करने के कुछ ही देरी बाद आरा रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो चलो स्टेशन फाइनली तो करीब पहुंच चुके करीब ही हैं आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और प्लेटफॉर्म की हाइट देखो आप, अगर ट्रेन चल दी तो दिक्कत होगी चढ़ने में। बाकी अगर बात करूं आरा की, तो आरा जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है सासाराम की तरफ। तो बस यही एक लाइन निकलती है यहाँ से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे काफ़ी फुटफॉल जो है वो होता है, काफ़ी लोग जो है वो यहाँ से ट्रैवल करते हैं। बाकी यहाँ अगर मैं बात करूँ आरा की ना, तो इसके नाम के पीछे कुछ कहानियाँ हैं। एक तो कहानी ये है कि चलो डिपार्चर जो है वो हो गया, बाकी कहानी मैं आपको बता नहीं पाया। तो एक कहानी ये है कि कहते हैं कि जो राजा मयूर ध्वज थे यहाँ के, वो अपनी भक्ति को बताने के लिए, अपनी भक्ति को जताने के लिए अपने पुत्र को एक लकड़ी चीरने वाली जो मशीन होती है जिसको आरा बोलते हैं, उससे काट दिया था, और जिस कारण जिसका नाम जो है वो आरा पड़ गया। बाकी ये भी लोग कहते हैं कि महाभारत काल में इसका नाम आराम नगर था, और ये भी कारण है इसके नाम के पीछे। और एक और है कि आरण्य एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल, और ये एक पूरा जंगली इलाका था, मतलब यहाँ बहुत सारे पेड़ थे, और कहते हैं लोग कि उस कारण से भी इसका नाम जो है वो आरा पड़ा। बाकी जो लोग यहाँ से हो, मुझे ज़रूर से बताओ कि जो सही घटना है वो कौन सी है। फ़िलहाल तो अपना डिपार्चर हो चुका है, और अब मैं वेट कर रहा हूँ इस ट्रेन के पहली सर्विंग का। देखते हैं पहली सर्विंग जो है वो कैसे होती है, क्या होती है, क्योंकि ट्रेन को इसलिए यहाँ से हमारा फैसलाबाद ठीक है, या लायलपुर था या फैसलाबाद है। सर्विंग जो है वो नहीं हुई, सिर्फ पानी की बोतल जो है वो मिली। दोनों वजूहात ये जो आप 100% दुरुस्त है। यही लाइन निकल जाती है सासाराम की तरफ, और हम सीधा निकल रहे हैं बक्सर होते हुए DTU यानी कि दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ। और आरा जंक्शन के डिपार्चर के तुरंत बाद लंच भी सर्व हो जाता है। वैसे नॉर्मल पटना राजधानी का जो खाना होता है वो तो बहुत अच्छा होता है, अब बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है। अब ये नॉर्मल राजधानी है, मतलब स्पेशल राजधानी है, तो इसका जो लंच है वो कैसा होता है वो देखने वाली बात होगी। तो देखो अच्छा ये तो होना चाहिए। लंच में आपको एक नॉर्मल ड्राई वेज जो है वो मिल जाती है आपको, मिक्स वेज। पनीर की सब्ज़ी जो है वो दिखी थोड़ी सी ऑयली लग रही है, दाल बिल्कुल गर्मा गर्म लग रही है, और ये राइस जो है वो मिल जाता है। और स्वीट्स में आपको रागी के लड्डू जो है वो दिए गए हैं। अभी तक संदीप का कोई यार बेली नजर नहीं आया, तो अच्छा कर रहा है। यानी तो सत्या भाई, जान भाई, आज का लंच, इसमें आपको इतनी सारी वैरायटी जो है वो मिल जाती श्याम, है। सॉरी, बाकी टेस्ट जो है वो मैटर करता जी है, हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी होता है। डोरेमोन वाले। लंच अपना हो गया, और लंच जो था वो ठीक ठाक था, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक ठाक था, ओकेश था, टेस्ट भी नॉर्मल सा ही था। बाकी अपना अराइवल हो रहा है बक्सर पे, तो अराइवल जो है वो ले लेते हैं। और जब भी बात बक्सर की होती है ना, तो बैटल ऑफ बक्सर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मुग़ल शासक थे उनके बीच हुई थी, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये बक्सर जो है वो बिहार की रणभूमि है। बाकी बिल्कुल करीब से गंगा माता जो है वो बिल्कुल यहाँ से बहुत करीब है। और एक और चीज़ है कि हम अब गंगा माता को बिल्कुल क्रॉस नहीं करने वाले, हालांकि बिल्कुल पैरेलल में चलने वाले हैं। मिर्ज़ापुर, चुनार होते हुए, विंध्याचल होते हुए प्रयागराज में हम यमुना नदी को क्रॉस करेंगे, पर गंगा माता जो है वो बिल्कुल पैरेलल में चलने वाली है। और एक और चीज़ है कि बक्सर जो है बिल्कुल बॉर्डर पे आता है यूपी और बिहार के। तो फिलहाल हम बिहार में हैं, लेकिन बस कुछ ही किलोमीटर्स बाद हमारी एंट्री हो जाएगी यूपी उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी रियासत नदी जो है वो आती है और वही डिवाइड करती है यूपी और बिहार को। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर सफ़र जो है वो यूपी में ही कटेगा, क्योंकि यूपी इस तरफ बिहार या ईस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की तरफ निकलो तो यूपी का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करना पड़ता है। और ये है कर्मनासा नदी जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को तय करती है।
ये अच्छी बात है, कोई कुदरती जो खलीज होती है ना दो इलाकों में, वहाँ से बॉर्डर बनाने ज़रा आसान हो जाते हैं। बाकी जो इंसानी बॉर्डर होते हैं ये आगे पीछे होते रहते हैं। रीट का भी नज़ारा, इसके आगे भी वैग 9 ही ना लगाओ कि आजकल तो इधर वैग 9 का ही जोर है। संदीप भाई भी यही कह रहे थे कि ज़्यादा ही बन के आ गए हैं मार्केट में। चलो फाइनली डीडीयू पहुंचने वाले हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। और ये मौसम देखो आप, मतलब सच बोलूँ ना तो ये मौसम बहुत अजीब सा लगता है जब एकदम ठंड की शुरुआत होने वाली हो। जो ये दिवाली के बाद वाला मौसम होता है ना, जस्ट छठ के बाद वाला मौसम बहुत अजीब लगता है, जब अचानक से सर्दियाँ जो है बढ़ती हैं और ऐसा लगता है कि बस हर तरफ नेगेटिविटी जो है वो छाई हुई है। पता नहीं, ये मौसम अजीब सा लगता है। बाकी चलो, अपनी अपनी पसंद है। कम से कम सूरज को देख करके थोड़ी सी सांत्वना मिली, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर सूरज जब तक नहीं दिख रहा था तब तक बहुत अजीब सा लग रहा था। बाकी अपना अराइवल होने वाला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे, और ये मेरे ख्याल से अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है डीडीयू से। हमारा अराइवल हुआ और इस ट्रेन का डिपार्चर हो गया वेब 7 के साथ, जो कि ज़्यादातर राजधानी, दुरंतो, शताब्दी के आगे लगा होता है। फिर ही बनती है 130 तक की स्पीड। स्टेशनों के नाम भी बड़े 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 और मुश्किल से हैं। तो फाइनली डीडीयू जो है पहुंच चुके हैं। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था ना, वो था दोपहर करीब 11:30 बजे, लेकिन ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 घंटे की देरी से पहुंची है। हालांकि ट्रेन रिशेड्यूल थी, जिस कारण से ट्रेन यहाँ लेट आई है। बाकी एक और चीज़ है कि करीब 5 बजने वाले होंगे अब तो, और ऐसे में अभी करीब 780 किलोमीटर की जर्नी जो है वो और पूरी करनी है हमें। अब देखना ये है कि ये 780 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हम कितने देर में कवर करते हैं। WAG 9 लोकोमोटिव जो है वो लगा हुआ है, जिस कारण से जो मैक्स परमिसिबल स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर की है। और ऐसे में 780 किलोमीटर को कवर करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होने वाला है। करीब 12-13 घंटे जो है वो आराम से लग जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। और अगर ऐसा होता है तो ट्रेन कल सुबह करीब 3:30-4 बजे तक दिल्ली पहुंचेगी। और एक और चीज़ है कि हो सकता है कि कुछ ट्रेनें जो हैं वो हमारी ट्रेन को ओवरटेक भी करें, क्योंकि इसकी स्पीड तो है नहीं। और बाकी जो 130 वाली गाड़ियाँ हैं वो तो ऑब्वियसली इसको ओवरटेक करेंगी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर और डिले होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। आज तो लगा संदीप भाई किसी खाम ख्याली में मारे गए हैं इस बिहार की, पटना की राजधानी के चक्करों में। अरे ये देखो, ये क्या? अच्छा चलो ठीक है, फाइनली दरवाज़ा खुल गया। अब तो इसका मतलब है रात का ही सब। डीडीयू से डिपार्चर के बाद डीएफसी वाले ट्रैक पे गुड्स ट्रेन दिखाई दी। अब ये सोचने वाली बात है कि गुड्स ट्रेन भी मैक्स 100 की स्पीड में चल सकती है, और वहीं हमारी ट्रेन भी मैक्सिमम 100 किलोमीटर की स्पीड में चल सकती है। तो क्या इस गुड्स ट्रेन को हम ओवरटेक कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात थी। DFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लुधियाना से हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल तक, इसको तो ओवरटेक बनता है कि। और फाइनली काफ़ी देर तक साथ में चलने के बाद गुड्स ट्रेन को हम पीछे छोड़ देते हैं। बैग 5 के साथ लगता जा रही है। का ही लोकोमोटिव है, बैग 9 तो नहीं है। 10 मिनट का वक्त हुआ है और अपना इवनिंग स्नैक जो है वो सर्व हो गया। हालांकि ये भी भैया के लिए सर्व हुआ है, मेरे लिए भी आता ही होगा अभी। अब इसमें ज़्यादा कुछ टेस्ट करने वाला तो चीज़ है नहीं, सारे जो है वो पैक्ड आइटम्स ही मोस्टली हैं। सिर्फ जो कचौरी है वो मैं थोड़ा टेस्ट कर सकता हूँ, तो शायद इसको मैं ख़त्म तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ सिर्फ आप लोग के लिए दिखा सकता हूँ मैं। ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता है, नॉर्मल है, ओके है। बाहर ठंडी जो है वो तो फील हो रही है अच्छे से। यहाँ पे कोई सी ट्रेन को तो हम ओवरटेक कर रहे हैं, अभी कौन सी ट्रेन है वो पता नहीं मुझे, पर हाँ यहाँ पे ओवरटेक हो रहा है अपना चुनार पे। तो आगे रात ही रात आने वाली है, तो चुनार जंक्शन जो है वो स्किप हुआ था, वहाँ पे किसी ट्रेन का ओवरटेक हुआ था, वो देख नहीं पाया मैं कौन सी ट्रेन थी वो। बाकी अभी मिर्ज़ापुर का स्किप जो है वो होने वाला है। और ट्रेन की रफ्तार देखो, रफ्तार कुछ है नहीं, सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हम चल रहे हैं। वो भी आप देख सकते हो स्पीड कितनी है अभी, और मुझे लगता है कि इतनी स्पीड में ही हम मिर्ज़ापुर को स्किप करने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा स्किप नहीं होगा। अब देखते हैं कि वहाँ कोई ट्रेन तो नहीं खड़ी है जिसका ओवरटेक जो है वो कहीं मिस ना हो जाए। मिर्ज़ापुर यूपी
अब दिल्ली तक सारा यूपी चलेगा। रफ्तार को लेकर तो राजधानी वाली कोई सूरत हाल नहीं है आज। और इस तरफ भी गुड्स ट्रेन है, तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। सबसे बुरा स्किप जो है वो हो रहा है अभी। दोनों तरफ गुड्स ट्रेन जो है वो खड़ी है। तो शाम के करीब 7:20 का वक्त हो रहा है और ट्रेन जो है बस नैनी पहुंचने वाली है। बाकी ट्रेन जो है वो रुक रही है, चल रही है, और अभी तो फिलहाल चल रही है अच्छे खासी रफ्तार में। अच्छे रफ्तार क्या, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है यहाँ पे। और नैनी जंक्शन को हम स्किप करने वाले हैं मेरे ख्याल से। अभी चलते हैं बाहर और नैनी का स्किप, फिर उसके बाद यमुना नदी जो है वो आती है और उसके बाद सीधा हमारा अराइवल होगा प्रयागराज जंक्शन में। देखो नैनी का स्किप हो रहा है। प्रयागराज भी रास्ते में ये अच्छी स्किपिंग है। लेकिन रात में बाहर तो कुछ दिखाई देता नहीं। जंक्शन को हम स्किप करते हैं। शुरू होता है यमुना ब्रिज। ये नज़ारा अच्छा है। यमुना प्रयागराज में दोनों मिलती है ना, यमुना और गंगा। तो अगर बात करूँ टिकट प्राइस की ना, तो इसका जो टिकट कॉस्ट है वो है 4,800 रुपये समथिंग है। और वहीं अगर बात करें तेजस राजधानी की, पटना तेजस राजधानी की, तो उसका जो प्राइस है वो है 4,115 रुपये। तो थोड़ा सा अंतर तो है, लेकिन हाँ ये है कि तेजस राजधानी में आपको सिर्फ डिनर जो है वो मिलता है और शायद मॉर्निंग टी मिल जाती है आपको उसमें। बाकी इसमें जो है, इसमें आपको अगर ये ट्रेन टाइम से चलती है, मतलब सुबह 9 बजे निकलती है, तो फिर आपको उसमें पता नहीं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन टी तो शायद आपको टी मिल जाए उसमें। आपको लंच जो है वो मिल जाएगा और इवनिंग स्नैक्स जो है वो मिलेगा। और अगर ट्रेन लेट होती है तो ऑब्वियसली बात है आपको डिनर जो है वो मिलेगा। तो ये सब देखते हुए इसका जो केटरिंग चार्जेस है वो 700 रुपये है और उसका केटरिंग चार्जेस जो है राजधानी का, तेज राजधानी का, वो करीब 280 रुपये है। तो चलो यहाँ समझ में आता है कि इस कारण से इसका जो फेयर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी अगर बात करें सर्विसेज की, तो आप देख सकते हो बिल्कुल एवरेज सी है। और ऑब्वियसली बात है डिनर जो है वो तो सर्व होगा ही, क्योंकि अभी फ़िलहाल 7:30 बजे का वक्त हो रहा है और ट्रेन प्रयागराज ही पहुंची है। तो सुबह करीब 3:30 बजे तक पहुंचेंगे हम नई दिल्ली, तो बिल्कुल डिनर जो है वो तो मिलना ही चाहिए। तो चलो ब्रेड स्टिक और ये सूप, जो रेडीमेड सूप है वो आपको मिलता है। बाकी इसमें क्या रिव्यू करूँ, मैं सब कुछ पैड आइटम है तो उसमें रिव्यू करने को फ़ायदा है नहीं। बाकी चलो जैसे ही अराइवल होता है प्रयागराज में उसके बाद मिलते हैं आपसे। और 7:25 पर ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई थी। अब देखते हैं कि प्रयागराज जो है वो कब हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे एंट्री देता है। चलो ये अच्छी बात हुई कि प्रयागराज ने ज़्यादा रुलाया नहीं, सिर्फ 10 मिनट जो है बाहर हमें वेट करना पड़ा और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है प्रयागराज जंक्शन पे। यहाँ पर भी एक वैगनाइन दिखाई दे रहा है ICF कोचेस के साथ। टाटा नगर जम्मू तवी, जम्मू तवी टाटा नगर। जम्मू तवी कश्मीर, टाटा नगर शायद यूपी में ही। टाटा वालों ने लगता है बात किया कि उसका नाम टाटा नगर है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था ना वो था दोपहर करीब 1:40 और अराउंड 365 किलोमीटर की इस जर्नी को, इस ट्रेन को अराउंड 5.5 घंटे में कवर करना था। पर ट्रेन यहाँ पे 5 घंटे पहली लेट चल रही थी और पहुँची है अभी यानी कि शाम के 7:50 पे। तो काफ़ी लेट हो चुका है ट्रेन को। और यहाँ आते आते ट्रेन अराउंड 7 घंटे तो आप बोल सकते, 1 बजे ट्रेन वहाँ से निकली थी और करीब 8 बजे यहाँ पहुँच रही है। तो 7 घंटे 50 मिनट का वक्त ले चुकी है ट्रेन सिर्फ यहाँ तक आने में। 365 किलोमीटर ट्रैवल करने में इस ट्रेन ने इतना समय जो है वो लिया है। बाकी तो अभी 55 के आसपास एवरेज भी कर रही है। किलोमीटर की जर्नी जो है बाकी है, भगवान जाने कितना टाइम जो है वो लेने वाली ट्रेन ये। और बाकी एक चीज़ जो है वो अच्छी हुई कि ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं, सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट था और 5 मिनट ही ट्रेन यहाँ पे रुकी। तो फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है प्रयागराज जंक्शन से और अब सीधा हॉल्ट जो है वो कानपुर सेंट्रल होने वाला है। देखते हैं कानपुर सेंट्रल जो है ट्रेन कब पहुँचती है। कानपुर सेंट्रल, कानपुर में शायद जंक्शन भी है। अभी बड़ा तगड़ा रेलवे निज़ाम है सारा वहाँ पे। हुआ है और हमारा डिनर जो है वो सब हो गया अभी और ट्रेन जो है वो रुक रुक के चल रही है, मतलब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी।
तो ये कुछ ऐसी पैकिंग है। अब देखते हैं इसमें सब क्या क्या दिया हुआ है। तो ये है डिनर अपना। बाकी अगर देखो तो नॉर्मल पनीर की सब्ज़ी जो है वो दी गई है और ये बिल्कुल वैसी लग रही है जो हमें लंच में मिला था, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसी ही है। दाल जो है कुछ ऐसी मिल जाती है और एक ड्राई वेज जो है वो दी गई है, राइस जो है वो है और 2 पराठे जो हैं वो मिलते हैं। बाकी देखो डिनर तो नॉर्मल वैसे ही है, मतलब जैसे होता है नॉर्मल राजधानी बिल्कुल वैसे ही है, बस बात टेस्ट की होती है कि टेस्ट कैसा होता है। दाल भी ठीक ठाक है, बिल्कुल सादी दाल है, मतलब कुछ तड़का वड़का कुछ नहीं है, सिंपल सादी दाल है ये। और पनीर जो है वो मुझे बिल्कुल सुबह की तरह लग रही है, तो बिल्कुल जो हमने लंच में खाई थी वैसी पनीर लग रही है मुझे और वो बिल्कुल वही टेस्ट है। बस ऐसा ना हो कि उसको गर्म करके दे दिया गया हो। बाकी हाँ लग तो बिल्कुल वैसे ही ऐसा ही कुछ लग रहा है। चलो अपना डिनर जो है वो फिनिश करते हैं। बाकी हाँ दही और सेम वो रागी के लड्डू जो है वो मिल जाते हैं आपको। तो ये है हमारा डिनर, फिनिश करते हैं इसको। और उसके बाद से अब पता नहीं कानपुर का अराइवल जो है शायद मैं दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ, लेकिन अगर कुछ ओवरटेक होता है, अगर हमारी ट्रेन कहीं रुकती है और कोई ओवरटेक होने वाला होता है तो ज़ाहिर तौर पर मैं उसको दिखाऊंगा। तो रात के करीब 10:20 का वक्त हो रहा है और अभी हमारी ट्रेन जो है वो फतेहपुर जस्ट निकली है और अभी भी कानपुर पहुंचने में इसको टाइम है करीब 1 घंटा जो है वो आराम से लग सकता है। 1 घंटे मतलब 40 मिनट तो आराम से लग जाएंगे। तो मे भी शायद 11 बजे तक ट्रेन जो है वो कानपुर सेंट्रल पहुँचे और उसके बाद से मुझे लगता है कि 3:30 या 4 बजे तक हम पहुँचेंगे दिल्ली। बाकी अब जैसा भी होता है देखते हैं ट्रेन ऑन टाइम पहुँचती, मतलब ऑन टाइम तो नहीं कि अब ट्रेन कितना लेट पहुंचती है। बाकी अब मैं करूंगा रेस्ट, क्योंकि आज पूरा दिन जो है वो पटना में मतलब ऐसे ही बीता। सुबह बनारस से पटना आया, पटना से फिर इस ट्रेन में ऑन बोर्ड हुआ और बहुत सारी चीज़ें थी जिस कारण से थोड़ा लंबा हो गया ट्रिप ये। तो फ़िलहाल करते हैं रेस्ट और मिलते हैं आपसे सीधा सुबह के वक्त में जब हमारी ट्रेन दिल्ली पहुँच रही होगी। अब देखते हैं कि ट्रेन मतलब कब पहुँचती है, वो देखने वाली बात होगी, बस और लेट ना हो। और अभी ट्रेन की रफ्तार जो है सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर की ही है, इसी पे ही ट्रेन चल रही है बस। तो 400 समथिंग किलोमीटर, 430 किलोमीटर की जो जर्नी होने वाली है कानपुर से दिल्ली की, मुझे लगता है कि उसको कवर करने में ट्रेन को करीब 6 घंटे जो है वो तो लगने ही वाले हैं। तो अगर ऐसा होगा तो ऑलमोस्ट हम 4:30 या 4 बजे तक पहुँचेंगे। बाकी जैसा भी तो देखते हैं, फ़िलहाल तो रेस्ट करते हैं क्योंकि फ़र्स्ट एसी में टिकट की तो थोड़ा सा रेस्ट जो है वो तो करना बनता ही है। और हाँ अभी तक कोई यहाँ पर आया नहीं, कानपुर में शायद आए तो आए, पर मुझे डाउट है कि शायद कोई आएगा। चलो शुभ रात्रि और मिलते हैं सीधा आपसे सुबह के वक्त में। तो सुबह हमारा स्वागत होता है धुंध से और यमुना माता के दर्शन करना भी दुर्भर होता है क्योंकि इतनी धुंध थी यहाँ पे। संदीप भाई आज अकेले ही जा रहे हैं यार, ये मज़ा आता है अपनी पूरी टीम के साथ हो तो फिर बहुत मज़ा आता है। नई दिल्ली इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, आई गेस ये वही ट्रेन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज दिल्ली के अराइवल के पहले इतनी सारी ट्रेनों के साथ अपनी मुलाकात होती है कि सच में ऐसा लगता है कि सुबह के वक्त में कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे। दिल्ली के आसपास वाकई बहुत होता है, जाने वाली भी आने वाली भी। ये लोग कैसे स्पार्कलिंग हो रही है पेंटू में। वैग 9 फिर भी भगाता ले ही आया। नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस। ट्रेनों के यहाँ मेले लगे हैं, फॉग की वजह से ट्रेनें लेट भी हैं, यहाँ फिर जा बजा ट्रेनें ही देखने को मिलेंगी। ये तो वैग 7 लग रहा है लेकिन सजावट किया हुआ है, ऐसा करनी। और अभी इंदौर इंटरसिटी जो है वो तो क्रॉस हो ही रही है, साथ ही साथ वो तो पैरेलल में हमारी चली रही है। बाकी एक और ट्रेन पीछे से आ रही है, बहुत स्मूथली एंट्री ले रही है। अच्छे नज़ारे आ गए। वेब 7 की भी एंट्री हो गई। और ये है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। हज़ारों ट्रेनें रोज़ छूटती हैं, क्या नाम याद रहते होंगे। और ऐसा लग रहा है जैसे इंदौर दिल्ली को आगे बढ़ने की अनुमति है और काशी विश्वनाथ और हमारी राजधानी को अभी और वेट करना पड़ेगा। और हमें मिली यहाँ पे रुकने की अनुमति, काशी विश्वनाथ भी रुकी है और हमारी ट्रेन भी रुकी है। और सामने से अगर देखें तो इंदौर इंटरसिटी जो है वो तो निकल चुकी है, पर एक और ट्रेन जो है वो WP5 के साथ आ रही है। और ये मेरे ख्याल से शानी पंजाब एक्सप्रेस है, इसका रेक शेयरिंग है ताज एक्सप्रेस के साथ।
अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि मतलब ये गतिमान के आगे लगा होता है, लेकिन अच्छी बात है किसी और ट्रेन के आगे भी आज देखने को मिल गया। वैब 5 भारत का सबसे तेज तरीन लोकोमोटिव। एक और ट्रेन का अराइवल हो रहा है। बैक टू बैक इतनी सारी ट्रेनें जो हैं वो आ जा रही हैं। तो सामने से आई कोची वाली अमृतसर, वो भी निकल चुकी है और हमारी ट्रेन जो है यहीं पे खड़ी है और काशी विश्वनाथ भी डिपार्चर ले रही है यहाँ से। और फाइनली काशी विश्वनाथ को भी आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाती है और ठीक उसके पीछे पीछे हमें भी प्लेटफॉर्म पे जाने की अनुमति मिल जाती है। इस तिरंगा बनाया लोकोमोटिव। और बिल्कुल काशी विश्वनाथ के साथ अपना पैदल में अराइवल हो रहा है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इस स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में, जिसको एक शब्दों में बोलूँ तो शायद टोटली वर्थ इट नहीं था ये, क्योंकि पैसे तो लग ही रहे हैं पर वैसी सेवाएं और पंक्चुअलिटी नहीं मिली इस ट्रेन से। खैर, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक शायद इस ट्रेन का आखिरी रन हो गया होगा। फ्यूचर में रेलवेज ऐसी और स्पेशल ट्रेन चलाती है, मगर मेरा अनुरोध है कि थोड़ी इज्जत स्पेशल ट्रेन्स को भी मिलनी चाहिए। अगर राजधानी स्पेशल बना के चल रही है तो उसे थोड़ा और मिलनी चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है इन स्पेशल ट्रेन्स को लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। संदीप भाई ने तो वीडियो के शुरू में ही कह दिया कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहने वाला। सबसे जो पहला मसला था वो उसी वक्त शुरू हो गया था जब ट्रेन अपने वक्त से 4 घंटे लेट हुई। उसे सुबह 9 बजे चलना था, यह 1 डेढ़ बजे के आसपास चली। और फिर जो जिस एक और चीज़ ने संदीप भाई को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, सबसे ज़्यादा मायूस किया, वो ये कि संदीप भाई ने देखा कि इसके आगे कोई वैब 5 नहीं है, वैब 7 नहीं है, बल्कि फ्रीड का लोकोमोटिव वैग 9 लगा दिया गया। तो संदीप भाई को वहीं से अंदाज़ा हो गया कि एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर रफ्तार की बात की जाए तो पूरे सफ़र में 100 किलोमीटर की रफ्तार बना के तो रखी वैग 9 ने, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सका। हालांकि अगर इसके आगे वैब 7 लगा होता तो फिर यकीनी तौर पर 120-130 के बीच की रफ्तार ज़रूर देखने को मिल जाती। लेकिन वैग 9 की वजह से ये सफ़र जो है वो अच्छा खासा डिले होता चला गया। और संदीप भाई एक बड़े ही गलत टाइम पे, वैसे तो अगर रूटीन पे आती तो वो रात के 8-9 बजे पहुंच जाते दिल्ली, लेकिन अब वो ऐसे वक्त पे पहुंचे जब अगला दिन भी चढ़ चुका था। लेकिन सफ़र के आखिर में आके कुछ उन्हें थोड़ा सा आसरा हो गया जब उन्हें अपने इर्द गिर्द शानदार ट्रेनें देखने को मिली। और दिल्ली इंटरस्ट पे वो बता रहे थे कि कितनी ट्रेनें पैरेलल में स्टेशन में दाखिल हो रही थी, क्योंकि फॉग का मौसम था और फॉग के मौसम की वजह से ट्रेनें अच्छी खासी डिले हो जाती हैं। और फिर ऐसे में वो जब स्टेशन के करीब पहुंचती हैं तो वो वहाँ पर करके सारी इकट्ठी हुई पड़ी होती, तो फिर बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारे देखने को मिलते हैं। संदीप भाई के जिस ट्रेन पे आए हैं उसके आगे तो वैग 9 लगा था, लेकिन बाकी जो लोकोमोटिव जो बाकी ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी उनके आगे ज़्यादातर के आगे वैब 7 ही लगा हुआ था। लेकिन संदीप भाई ने रास्ते में कई एक ऐसी मुसाफिर बरदार ट्रेनें देखी जिनके आगे वैग 9 लगा हुआ था। ये समझ से बाला था। और संदीप भाई ने भी कहा कि भाई इतने ज़्यादा आ चुके हैं ये फ्रीड में तो हमें हर जगह नज़र आते ही हैं, तो और उसके तकरीबन 1500 यूनिट बनाए जा चुके हैं। अब ये मुसाफिर बरदार ट्रेनों को भी सर्विसेज फराहम करेंगे, ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये फ्रीड के लिए बनाया गया और उसमें वजन खींचने की सलाहियत को ज़्यादा मद्देनजर रखा गया है रफ्तार की निस्बत। और फ्रीड में ये एक बड़ा कामयाब लोकोमोटिव है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें फ्रीड में यही देखने को मिलता है वैग 9। लेकिन ये मुसाफिर बरदार ट्रेनों के आगे भी सेवा फराहम करेगा, सबसे बढ़ के राजधानी के आगे सेवा फराहम करेगा, जिसके लिए 4800 रुपये का बड़ा किराया लिया जा रहा है। और इस सफ़र में जिस चीज़ को हमने सबसे ज़्यादा मिस किया वो संदीप भाई के साथ बाकी रेल लवर्स थे, जो सत्या भाई हैं, एक शयान भाई हैं, और भी 2-3 हैं। लेकिन कम से कम सत्या और संदीप भाई तो हर सफ़र में तकरीबन साथ साथ होते हैं और बहुत ही कम ऐसे ये सफ़र करते हैं जब ये एक दूसरे के साथ नहीं होते। और आज इस सफ़र में मुझे सत्या भाई भी बहुत याद आ रहे थे। अगर जब कभी सत्या भाई अकेला सफ़र करते हैं तो फिर संदीप भाई याद आते हैं, और ऐसा होता बहुत कम है क्योंकि ज़्यादातर ये जो लोग हैं 3-4 लोग ये इकट्ठे सफ़र करते हैं। तो ऐसे में ज़रा कंपनी भी अच्छी मिल जाती है, ज़रा फिर मालूमात भी अच्छी होती है। और ये तो बेचारा लगता है ऐसे ही है कि सत्या भाई ने संदीप भाई ने सफ़र किया नहीं है, बल्कि यह सफ़र काटा गया है। बहुत ही थकावट का शिकार हो गए थे और वो कह रहे थे कि मैं आज ही बनारस से पटना पहुंचा और पटना से वापस इस ट्रेन पे आ रहा हूँ। बड़ा लंबा सफ़र था, लेकिन सफ़र लोकोमोटिव स्लो होने की वजह से, कुछ फॉग का मौसम होने की वजह से तो डिले अच्छा खासा देखने में आ रहा था। पहला डिले तो यही हो गया ना कि 3-4 घंटे स्टेशन से लेट निकली। फिर दूसरा डिले ये हो गया कि 365 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 7-7.5 घंटे का वक्त लगा दिया, जो अगर आप एवरेज निकालो तो 55 के आसपास इसकी एवरेज निकलती है, जो कि बहुत ही थोड़ी है। फिर आगे यूपी में दाखिल हुए तो
यमुना नदी रात के वक्त में देखने को मिली। तो सफ़र अच्छा था, लेकिन जिस तरह संदीप भाई को एक आदत है बेहतरीन सफ़र की और तेज़ रफ्तार सफ़र की, वो चीज़ तो देखने को नहीं मिली। लेकिन अपनी जगह राजधानी थी, वो कह रहे थे ठीक है अब, लेकिन वो ये भी शिकवा कर रहे थे कि अगर आप इस राजधानी को एक स्पेशल ट्रेन होने का दर्जा देते हैं तो फिर इसके साथ आपको स्पेशल वाला सलूक भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटी-मोटी ट्रेनें भी इससे आगे निकल जाएँ और हर जगह ही आपने इसको पीछे रख के दूसरी ट्रेनों को स्किप भी करवाना है। लेकिन संदीप भाई आज इस सफ़र में अच्छे खासे उदास दिखाई दिए, कुछ अकेले होने की वजह से और कुछ उनका एक्सपीरियंस इसलिए भी तबाह हो गया, जो उनको ये वक्त बहुत ज़्यादा लग गया, डिले हो गया और उसके बाद रफ्तार भी नहीं बना सकी ट्रेन। तो ऐसे में लगता नहीं है कि संदीप भाई, लेकिन फिर संदीप भाई ने टाइटल के ऊपर स्पेशल लिखा था। ये हमारे लिए अच्छी खासी अट्रैक्शन थी, लेकिन वो उन्होंने वीडियो के आगाज़ में क्लियर कर दिया, भाई मुझे तो एक वक्त में ऐसा लगना शुरू हो गया कि मैं राजधानी में बैठा हूँ या किसी आम सी ट्रेन में बैठा हूँ। लेकिन वो अच्छा खासा किराया खर्च के एक राजधानी में बैठे थे, पर वो सवाए खाने के राजधानी का ज़्यादा आनंद और मज़ा नहीं ले सके। लेकिन फिर भी लटकते मटकते इस धुंध का मुकाबला करते संदीप भाई पटना से दिल्ली पहुंच ही आए इस राजधानी में। अगर आप एक रेल फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडिया रेलवे को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्दी समय के साथ मिलेंगे। जब हम अगली बार मिलें, आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।